आशुतोष ने 12वीं करी और उसने कुछ एग्जाम्स दिए और मुझे पूरा यकीन है उसने कुछ एग्जाम्स मतलब मुझे लगता है जितने उस टाइम पे फॉर्म भर सकता था उसने सारे भरे होंगे कि जहां होएगा देखी जाएगी। उन दिनों में जो उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली उसने वहां दाखिला ले लिया। उसके बाद उसने जब अप्लाई किया नौकरी के लिए उसने अपने टैलेंट को या अपने इंटरेस्ट को नहीं देखा, उसने सारी जगह फॉर्म भरे, उन सारी जगह में से उसको कहीं एक जगह पे नौकरी मिल गई या 3 जगह मिल गई, तो जो उसमें से उसे बेस्ट लगी वो वहां उस पर चला गया। मतलब आपकी जिंदगी आपने डिसाइड नहीं किया है, आपके माँ बाप ने डिसाइड नहीं किया, सिस्टम ने डिसाइड किया है। होना क्या चाहिए था कि जब आप स्कूल में एंटर करते, आपके स्कूल में आपका टीचर और आपके पेरेंट बैठ के सलाह करते कि भाई आशुतोष का दिमाग ऐसा है, ये बच्चे के पास सबसे खास चीज ये है, इसके पास ये क्वालिटी है, इस बच्चे को अगर खुश रहना है तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बच्चे को वो काम दिया जाए जिसके लिए बना है और उस हिसाब से उसको स्कूल में ही नर्चर किया जाए, रिगार्डलेस ऑफ कि आप गरीब के बच्चे हो, अमीर के बच्चे हो या आप अनपढ़ माँ बाप के बच्चे हो, पढ़े लिखे के। वो काम किसका? समाज का। समाज मतलब सिस्टम का। सिस्टम मतलब जो वहां स्कूल है, यानी आपको पढ़ाई के लिए, जैसे अब मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए मेरे गांव में स्कूल नहीं था। जब मैंने 10वीं क्लास किया तो मेरे गांव में सरकारी स्कूल 10वीं तक ही था, उसके बाद वो स्कूल नहीं था और उसके बाद मुझे पढ़ने के लिए 11वीं के लिए मुझे शहर जाना पड़ा। जब मैं 11वीं करने के लिए शहर गया तो मैं प्राइवेट स्कूल में मुझे दाखिला दिलाया, क्योंकि वहां ये प्रचार किया गया कि प्राइवेट स्कूल बहुत बढ़िया होते हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। तो सच्चाई है प्रचार था? पहले प्रचार हुआ, बाद में सच्चाई बनी भी नहीं, अभी भी नहीं बनी है सच्चाई। अभी भी टोटल फ्रॉड चल रहा है प्राइवेट स्कूल के अंदर। मतलब सरकारी स्कूल के बच्चे कहीं आगे प्राइवेट, ये नहीं कहा मैंने। आपने कहा पढ़ाई बढ़िया। प्राइवेट स्कूल के अंदर जिस तरह का, मैं जिस टाइम पे तुम थे 2005 में, उससे थोड़ा पहले आ जाओ। तुम्हारा बड़ा भाई भी छोटा है? बड़ा है ना? वो कितने साल बड़ा है? 4-5 साल। अगर वो 5 साल बड़ा है तो उसके टाइम में जब वो 9th करता था तो 9th में 10वीं का सिलेबस पढ़ाया जाता था। 94-95 के दौर में जिसने भी 12वीं करी है, 10th करी है, 11वीं में 12वीं का करवाएंगे, 9वीं में 10वीं का करवाएंगे, 9वीं में भी 10वीं का करवाएंगे, 10वीं में भी 10वीं का करवाएंगे। 5वीं क्लास में जब मैं बात कर रहा हूँ 92-93 में 5वीं क्लास के वजीफे के पेपर होते थे और उन वजीफे के पेपरों के लिए 4थी क्लास में तैयारी करवाने लगते थे प्राइवेट स्कूल। माइंड इट, प्राइवेट स्कूल। 9वीं में 10वीं का सिलेबस करवाते थे प्राइवेट स्कूल, यानी कि प्राइवेट स्कूलों ने रट्टे को डंडा मार मार के करवाते थे यार। प्राइवेट स्कूलों ने रट्टे मार मार के उन बच्चों को प्लेसमेंट दिलाई। मतलब क्यों? क्या किया कि जब देखा गांव के अंदर एक प्राइवेट स्कूल है जिसमें 60 पे बच्चे बैठे हैं, गांव की बात बता रहा हूं, और सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल के टीचर्स एक्चुअली सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल का टीचर रट्टे मरवा रहा है और रट्टे मरवाने के बाद क्या होता है, लेकिन नंबर प्राइवेट वाले के ज्यादा आ रहे हैं। नंबर के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है, नंबर के बेसिस पे नौकरी मिल रही है। नंबर क्राइटेरिया नहीं होता इंसान की काबिलियत का, क्राइटेरिया होता है वो कितना दिल से उस काम को करता है। और वहां पर ये इमेज बननी शुरू हुई कि प्राइवेट में पढ़ाई अच्छी है, क्योंकि प्राइवेट वाले को नौकरी मिलनी शुरू हुई। नई विस्थापन शुरू हुआ था, जमीन से तोड़ करके बच्चों को शहर भेजना शुरू किया था माँ बाप ने कि यहाँ कुछ नहीं रखा, तू शहर जा, वहां पढ़ लिख के दूसरे देश में या शहर में पढ़। वहां से जब वो बाइक पे आता था, उस टाइम हीरो होंडा राजदूत जेट की बाइक होती थी, स्कूटर होती थी, वो गाँव में आता था तो गाँव के आदमियों के लिए वो जो मारुति 800 है और वो जो ये जो छोटी छोटी बाइक्स हैं, ये भी उनके लिए कोतूहल का विषय होती थी। और उसमें वो ये सोचते थे कि शायद जिंदगी का जो सुख है वो इन चीजों में है, जो साधनों में। तो माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अपनी जमीन से, अपने गांव से भेजना शुरू किया और वो दौर आज इस लेवल पे आ गया है कि माँ बाप अपनी जमीन तक बेचकर अपने बच्चे को टाउनशिप स्टाइल में भेजने लग गए हैं। वहां से चला हुआ वो विस्थापन का दौर। अगर उस बच्चों को एक जमीन पर जितने बच्चे पैदा होते हैं, उस जमीन पर उन बच्चों को खाने के लिए और उनको खुश रखने के लिए सारे संसाधन अवेलेबल होते हैं। अगर उन बच्चों की पढ़ाई उसी गांव में तय होती, उस गांव का समाज तय करता और उसी गांव के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से वहीं पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती, तो आज वो बच्चे अपने जमीन के साथ भी जुड़े होते और आज वो बच्चे अपने काम भी कर रहे होते, अपने समाज को भी देख रहे होते। आज आपके जैसी उम्र का एक भी बच्चा समाज के किसी काम में एक्टिव नहीं होता, किसी भी काम में। मतलब वो इतना सेल्फिश बना दिया इस पढ़ाई और इस नौकरी ने और इस पैसे ने कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, जिंदगी कैसी गुजर रही है, कैसी नहीं गुजर रही है। ये फेलियर है एक्चुअली।
आप बच्चा जो पैदा होता है ना वो पैसे के लिए पैदा नहीं किया जाता। आप कैसे डिसाइड करोगे कि मेरे कौन से काम है जो मैं समाज के लिए कर रहा हूँ? आपकी उम्र के, अच्छा, मतलब उम्र की मैं बात नहीं आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ। आपकी उम्र के मैक्सिमम बच्चा, जब मैंने ये कहा कि 1% सरकारी की नौकरी ली जाए तो 1% से कम है परसेंटेज, और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी नौकरी ऐड कर दी जाए, सारे प्राइवेट के जितना ऑर्गेनाइज सेक्टर है सारे की अगर ड्यूटी कर दी जाए तो 4 से 5% बच्चों को यानी पॉपुलेशन को नौकरी मिलती है। 95% पॉपुलेशन नौकरी कर ही नहीं सकती क्योंकि उनके लिए प्लेसमेंट ही नहीं है। तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन। प्लेसमेंट प्राइवेट या कहीं भी नहीं, कैसे में कहीं भी नहीं। टोटल नंबर ऑफ जॉब्स इज दी ओनली 4 to 5% पॉपुलेशन, 4 to 5%। अडानी और इनके भी खिलाफ तो जॉब ये जो जनरेट कर रहे हैं तो वो जॉब भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अडानी जॉब जनरेट कर रहा है, क्या करके कर रहा है? अडानी अपने घर से कुछ लगा रहा है? अडानी को अगर यहाँ कोई बड़ा मॉल खोलना हो ना, उसको लोन मिलता है सरकार से। आप चिढ़ क्यों आप उस चीज के लिए, मतलब अंबानी अडानी से चिढ़ क्यों? किसने कहा? किसने कहा? मैं तो देश में 100 अंबानी किसने कहा? एक बात है, मैं तो 100 अंबानी होनी चाहिए। 100 अंबानी कब होंगे? जब आप जैसे बच्चों को उस तरह के काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन जितनी आसानी से उनको लोन मिलते हैं, 4 लाख करोड़ रुपए अभी अभी माफ मिला, एक टाइम पे शायद उनको भी ना मिला। कैसे ना मिला? भाई 70s में जब अडानी ग्रुप अंबानी बना होगा, हाँ। उस टाइम उनको ही मना करती भाई तुम्हारे क्या बात करते हैं? जो पॉलिटिकल नेक्सस होता है ना, जो पॉलिटिकल नेक्सस है, उस नेक्सस को समझने के लिए बैठ के रिसर्च करनी होती है कि किसके राज में कौन एमएलए था, कौन एमपी था, विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा के अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाते थे, और वो आदमी फिर पार्टियों में किसके वहां जाता था और किस तरह से बैठ के उन प्रश्नों का क्या मतलब होता था। ये भी आपको मैं खेल बताता हूँ कैसे होता है। एमएलए मेरा दोस्त है, आपको कोई दिक्कत नहीं ना अंबानी अडानी से? मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक चीज से दिक्कत है कि अगर मेरे लोकल में बिजनेस हो रहा है तो मेरे लोकल बच्चे को मिलना चाहिए। पर जैसे यहाँ पर अभी मैं देखता हूँ हमारे गांव के बादली के पास, यहाँ पर इन्होंने रिलायंस 12,000 एकड़ जमीन किसानों की कब्जा करके और अंबानी को दे दी। किस लिए? क्योंकि किसानी प्रॉफिटेबल बिजनेस है ही नहीं। किसानी नॉन प्रॉफिटेबल बनाया गया। इफ यू सर्च फॉर द हिस्ट्री, 1860 के अंदर भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। इंडियन नेशनल मार्केट के अंदर 45% शेयर था उसका मार्केट के अंदर, और इंडिया वाज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, और सब कुछ खेती से था। मैं बात करूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बन के आप सुपर पावर नहीं हो। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बन के ही सुपर पावर बन सकते हैं। आप एक बात देखिए, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन सुपर पावर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? सुपर पावर बनने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए गेहूं मिलना, जहर वाला गेहूं खा रहे हैं ना भाई। हरित क्रांति जब मैं बात कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब हरित क्रांति आई 65 के अंदर, एमएस स्वामीनाथन ने नहीं किया, उस टाइम पे जो परिस्थितियां थी, देखो उस टाइम परिस्थितियां थी कि हमें बाहर से गेहूं मंगाना था। किसने कहा? किसने कहा भाई जी? ये तो अरे भाई आपके यहाँ पास पेट पे रोटी नहीं थी इंडिया में, आप क्या बात? किसने कहा? क्या बात है? अरे मैं कह रहा हूँ भारत का, मैं आपको ये कह रहा हूँ, भारत 45% बिजनेस शेयर था पूरी दुनिया का। भाई वो नहीं था उस टाइम पे, 50-60s में नहीं था। 50-60s में तो अंग्रेज सारा लूट के जा चुके थे, उनकी खेती को बर्बाद कर चुके थे। जैसे आज एग्रीकल्चर बर्बाद किया है ना, उस दौर में भी वैसे एग्रीकल्चर बर्बाद किया था। एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी है, मैं ये कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया जैसे जो आप एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन एक कैसे नहीं हो पाया यार? नहीं हो पाया। एक ऐसा बिजनेस बताओ जो एग्रीकल्चर से ना निकलता हो। आपका कपड़ा एग्रीकल्चर से निकलता है, आपका लोहा जमीन से निकलता है, वो भी एग्रीकल्चर वाले पार्ट में आता है। फिशरी हो, कुछ भी हो, जो मैं कह रहा हूँ आपकी जो मैं बात कर रहा हूँ आप सही समझ। टेंद्र भाई वो क्या था, वो मतलब जो लोन वाला, मतलब बीच में लोन वाला क्या बात थी? वो लोन वाले जो बीच में रह गए, लोन कौन सी? क्या आप एमएलए को साथी था आपका? हाँ, मैं उस पर बात कर लेता नहीं, मेरा साथी नहीं था। मैं एग्जाम्पल दे रहा था। जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त एमएलए है या पार्लियामेंट में मेंबर है और मैं बिजनेसमैन हूँ, तो हम रात को बैठ के बात करते हैं और भाई क्या चल रहा है आजकल, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो देखो, सरकार के पास एक प्लान होता है पूरा उस शहर को डेवलप करने का, टाउन प्लानिंग का डिपार्टमेंट होता है। उसमें ये तय होता है कि कहाँ से सड़कें जाएंगी, कहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी, कहाँ पर क्या लगेगा, उसका क्या प्लान है, मास्टर प्लान तैयार होता है। उस मास्टर प्लान को वो इंडस्ट्रियलिस्ट दारू पिला के उस एमएलए और एमपी से पता करता है, या तो वो उनका शेयर होता है 50-50 या 40-60 जैसे भी, या वो उससे निकलवाता है कि कहां से रोड जाने वाला है, कि यहां से रोड जाने वाला है।
हमने ऐसे बहुत केसेस देखे जब किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने किसी सुनसान सी जगह पे कोई बड़ा सा होटल बना दिया और बाद में अचानक देखते हैं कि वहां इतनी बड़ी टाउनशिप खड़ी हुई और वो होटल बिल्कुल सेंटर में था उस जगह के। मॉल बना दिया, ऐसे ही मार्केट बना दी पहले ही, मतलब डेवलप होने से 10 साल पहले ही कोड़ियों के भाव जमीन खरीद कर, जैसे रिलायंस को यहाँ कोड़ियों के भाव जमीन दी गई, ये सारे किसानों को बर्बाद किया गया ये कहकर कि यहाँ खेती में कुछ नहीं होता। इसी तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट उस अपनी जानकारी और अपने रिश्तेदारी का नाजायज फायदा उठाकर उस टाउन प्लानिंग में पहले घुसते हैं, फिर वहां जो हमारे जैसा छोटा मोटा कोई इन्वेस्टर होता है, कोई प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो वहां 2-4 प्लॉट लेके थोड़े से 2-4 लाख 20 लाख कमा लेता है, लेकिन असली मोटा मुर्गा वही था जो बैठता था उन लोगों के साथ, जो नेक्सस में शामिल होता है। सारी लॉबीज, मेडिकल लॉबी, फार्मा लॉबी हो गई, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, रियल एस्टेट वाली लॉबी हो गई, चाहे एजुकेशन सेक्टर की लॉबी जैसे ट्यूशन सेंटरों वाली ये लॉबी है, ये पूरी लॉबीज है भाई साहब। और ये पूरी लॉबीज मिलके प्लान करती हैं कि किस एमएलए को कितना पैसा देकर के वहां पहुंचाना है। आम आदमी को मालूम भी नहीं होता है कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा छल ये लोग मिलके कर रहे हैं। और फिर अगली जनरेशन को, अब जब आप ग्राउंड में उतरोगे ही नहीं तो आपको तो ये सिखाया जाएगा कि सरकारी कर्मचारी निकम्मा है, वो बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं वो निकम्मे हैं, जो खेती कर रहे हैं किसान को खेती करनी नहीं आती। देवेंद्र भाई, और खेती पे मैं बात करूं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कृषि जो शब्द है वो कृषि शब्द कहाँ से आया? कृषि शब्द जो आया वो आया ऋषि क्रम से। और जब कृषि में पढ़ोगे ना, कृषि शास्त्र पढ़ोगे, तो कृषि को कहीं भी व्यवसाय के रूप में कहीं भी नहीं लिखा। कृषि का जो कर्म है वो है आप किसान द्वारा समाज का भरण पोषण, पेट भरना, ना कि कृषि का कहीं भी ये जिक्र है कि आप कृषि को व्यवसाय करोगे। ये आप जब डीपली में जाओ, कृषि कभी भी व्यवसाय पूरी दुनिया व्यवसाय हो रही है ना, तो आप हट नहीं सकते उन चीज से। एक बात देखो भाई साहब, आशुतोष एक छोटा सा सवाल है बस। आशुतोष एक छोटा सा सवाल है, सवाल ये करे जा रहे हैं, अगर खेती इतना घाटे का सौदा होता तो बिल गेट्स पूरी अमेरिका की जमीन नहीं खरीद लेता। 3.25 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा कर चुका है किसानों को बर्बाद करके, और यही काम यहाँ आ रहा है। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, जिसको ड्रोन से खेती करना प्रधानमंत्री बोलता है ना, वो ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी जॉन डीरे ट्रैक्टर की है, और जॉन डीरे का मालिक वही बिल गेट्स है। जो आपको ये अभी लग रहे हैं ना, जो ये बीमारी आई थी, जो इसका वायरस बिल गेट्स के नाम पेटेंट है, उसका इंजेक्शन भी बिल गेट्स के नाम पेटेंट है। आपके बीज, मैं अभी बिल गेट्स की, मैं अपने देश में जो एग्रीकल्चर कोई नहीं जो है ना, एक तो एग्रीकल्चर मैं कह रहा हूँ इंस्टॉलेशन होना बहुत जरूरी है। काम की बात होगी, मैं आम नहीं बोला। नहीं बढ़िया है, मेरे को पता लगी काफी चीजें ना क्या क्या हो रहा है ना। ठीक है जी।